चुनाव से पहले सियासी घमासान। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसी उथल पुथल मची है जिसकी गूंज कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जहां ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाने का आरोप लगा रही हैं, तो इस बार बीजेपी ही नहीं बल्कि कई दूसरी पार्टियां भी ममता के ग्रीन फाइल वाली धौंस पर सवाल उठा रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर गुरुवार को हुई ईडी के रेड के विरोध में टीएमसी का दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन हुआ है, जहां ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर दर्ज करवाई और साथ ही वो कोलकाता में मार्च भी निकाली। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अमित शाह को चेतावनी भी दी और कहा कि कोयला घोटाले से बीजेपी नेताओं को फायदा पहुंचा है। सीधे कहा कि मुझे छेड़े नहीं, मेरे पास गृह मंत्री के खिलाफ सबूत है। सुनिए। বসিয়েছে একজনকে ইলেকশন কমিশনে, তিনি কে? হোম মিনিস্টারের কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি ছিলেন। আমার তাতে আপত্তি নেই। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে সব দখল করেছেন, মহারাষ্ট্র জোর করে দখল করেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, হরিয়ানা জোর করে দখল করেছেন, বিহার জোর করে দখল করেছেন, অনেক রাজ্য জোর করে দখল করেছেন। এখন ভাবছেন বাংলা দখল করবেন। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার শুভেন্দু অধিকারীর কাছে। আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি বা লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি, আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। तो ममता बनर्जी का आरोप और धमकी, लेकिन ममता जहां बीजेपी को धमकी दे रही, वहीं उनके सांसद और कार्यकर्ता कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हंगामा करते दिखे। आप इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं जो आपको दिखाने जा रहे हैं। ईडी रेड पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक कितना हंगामा होता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार सुबह टीएमसी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ भी दिया। लोकतंत्र में पहले हम कभी नहीं देखे कि गवर्नमेंट ने ईडी को अपना दलाल, अपना एजेंसी बना के हमारा डिफरेंट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का इंफॉर्मेशन, इलेक्शन स्ट्रैटेजी, जो रणनीति होता है हर चुनाव का, वो चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए ईडी को हमारा पॉलिटिकल कंसल्टेंट का ऑफिस में भेजा है। आप तो देखते ही है कि कैसे हम लोग को खींच खाच के ले आते हैं। हम लोग टफ है, हम लोग लड़ाई करना जानते हैं, पर आप इन लोग को देखिए कैसे हम लोग को एमपीज को लेके आते हैं। अगर बीजेपी कोई होता तो जी हजूरी करते दिल्ली पुलिस सबकी। देखिए, हम शांतिपूर्ण रूप से आज प्रदर्शन कर रहे थे। जो ईडी की असंवैधानिक रेड हुई अमित शाह के कहने पर, अमित शाह चाह रहे थे कि वह हमारे जो इलेक्शन के दस्तावेज वहां पर पड़े हुए हैं, उसके अंदर कैंडिडेट्स के नाम है, आगे इलेक्शन तक हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, एसआईआर के अंदर कैसे लोगों, अमृता सेन जैसे, देव जैसे बंगाल के बहुत नामी एक कलाकार हैं, उनके खिलाफ, इन सबों के खिलाफ में इन्होंने किया था। तो हम इसी को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने आकर के हाथापाई हमारे साथ की, हमारे साथ जबरदस्ती किया गया। और ईडी का अटैक केवल विपक्ष पर क्यों होता है, हम ये जानना चाहते हैं। तो वहीं कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की पैदल रैली में बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता दिखाई दिए। दूसरी तरफ कोलकाता हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। 3 महीने बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कोलकाता में आईपैक के ऑफिस पर ईडी के छापे ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि ईडी छापे के बहाने बीजेपी टीएमसी की चुनाव प्लानिंग वाले दस्तावेज हासिल करना चाहती है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ममता पहले बताएं कि वो हरी वाली फाइल, वो ग्रीन वाली फाइल में आखिर क्या है। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी पर बीजेपी हमलावर है। कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है
उसमें कई जगह रेड वगैरह हुई, और जो मिस्टर जैन हैं उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में ये शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। और मैं फिर रिपीट करूंगा, ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं, और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं, और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली जाती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। ममता बनर्जी सारे नियमों, कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा को तार तार करके गई हैं, तो वहां कुछ बहुत सेंसिटिव था जिसको निकालना जरूरी था। ईडी रेड पर भले ही बवाल मचा हो, लेकिन कुछ चीजें किसी को भी हजम नहीं हो पा रही। ऐसा पहली बार हुआ है कि ईडी के छापे के दौरान किसी सीएम ने खुले तौर पर हस्तक्षेप किया हो। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में ईडी के खिलाफ मुख्यमंत्रियों ने जुबानी हमले तो किए, लेकिन सीधे तौर से आमना सामना कोलकाता में हुआ है। क्या बंगाल को ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी लाव लश्कर के साथ पहले आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंची। वहां से वो एक लैपटॉप के साथ ग्रीन फाइल लेकर बाहर निकली। फिर वो केंद्रीय पुलिस बल के जवानों को चकमा देकर आईपैक के ऑफिस बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर पहुंची, जहां ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी। जब तक ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में रही, बिल्डिंग के लिफ्ट बंद रही। कुल मिलाकर हंगामे के दौरान करीब 5 घंटे तक ये सब कुछ चलता रहा, और इसीलिए ईडी की तरफ से आरोप लगाया गया कि सीएम ममता बनर्जी सरकारी काम में खुलेआम बाधा डाल रही हैं। बीजेपी ने इसके बाद ताबड़तोड़ हमले किए, जबकि कांग्रेस ममता के साथ देखी। क्या बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा बना दिया है कि वो भारत के कानून के बाहर कोई क्षेत्र है, जहां ममता बनर्जी कहती है घुसपैठियों के विरोध में कोई कानून नहीं लागू होना चाहिए, जहां ममता जी कहती है एसआईआर लागू नहीं होना चाहिए, जहां ममता जी कहती है कि मैं बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दूंगी, जहां ममता जी कहती है ईडी का रेड नहीं होना चाहिए, और ईडी का रेड होता है तो स्वयं ममता बनर्जी ईडी के ऑफिसर्स को धमकाने के लिए वहां पहुंच जाती है। क्या बंगाल को भारत से काटने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है? आपको तो सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, पहले देख लीजिए कि किसके राज्य में हो रही है, क्या उसमें बीजेपी का शासन है, नहीं है। सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। वैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इससे पहले सियासी हंगामा ऑन है। 2021 विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी भी अपनी रणनीति बदल रही है, और पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के नेताओं ने सीधे तौर से ममता बनर्जी पर हमले किए थे। टीएमसी ने चुनाव में इसे व्यक्तिगत हमला बताते हुए मां मानुस और माटी से जोड़ दिया था। इस चुनाव में बीजेपी ममता बनर्जी के बजाय उनकी सरकार महिला सुरक्षा, करप्शन को मुद्दा बनाएगी। तो आईपैक के ऑफिस में ईडी के छापे में ममता बनर्जी की भूमिका को भी करप्शन से जोड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी का केंद्रीय एजेंसियों से पाला पहली बार पड़ा है, बल्कि इसकी लंबी सूची है, लंबी लिस्ट है। टीएमसी आईटी सेल पर छापे से पहले साल 2023 में राशन घोटाले में टीएमसी नेता गिरफ्तार हुए थे। ईडी की पूछताछ होने लगी, लेकिन ममता बचाव में उतर आई। वहीं साल 2022 में सीबीआई ने पशु तस्करी में टीएमसी नेता को गिरफ्तार किया, तो बचाव में ममता मार्च करने लगी। वहीं साल 2022 में ही स्कूल भर्ती घोटाले में शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने 50 करोड़ रुपए जब्त किए, और ये शिक्षा मंत्री ममता बनर्जी के काफी खास थे। साल 2021 में कोयला घोटाला केस में ईडी ने अभिषेक बनर्जी से 9 घंटे तक पूछताछ की। वहीं 17 मई 2021 को नारद स्टिंग केस में टीएमसी के कई नेता गिरफ्तार किए गए, लेकिन ममता सीबीआई दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई थी। वहीं 3 फरवरी 2019 को पौंची घोटाले में सीबीआई कोलकाता पुलिस में टकराव देखने को मिले। उस वक्त भी ममता धरने पर बैठ गई थी, और अब आईपैक के ऑफिस में छापे के दौरान सीएम ममता बनर्जी की मौजूदगी पर इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीएम एक निजी कंसल्टेंसी फर्म से जुड़ी छापेमारी में आखिर क्यों दखल दे रही हैं। आईपैक एक प्राइवेट कंपनी है, अगर उस पर छापा पड़ रहा है तो सीएम को वहां मौजूद रहने की आवश्यकता आखिर क्या थी।
कानून नहीं, कोई एजेंसी अगर जांच करती है उस वक्त किसी बाहर का कोई को दखलंदाजी नहीं कर सकता। पार्थो चटर्जी जब मुख्यमंत्री है, उनके यहाँ जब रेड होता है तब ममता बनर्जी नहीं जाती है, जो उनका सेकंड इन कमांड था। लेकिन प्रतीक जैन के यहाँ पे वो पहुँच गए, क्यों? तो जो काला धन का मामला है, जो चुनावी घपले का मामला है, ये तमाम दस्तावेज उसके पास रखा है और वो करने के लिए वो कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, विधाननगर कमिश्नरेट सबका इस्तेमाल किया। तो हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय सरकार हैं, टीएमसी नेता, रमनीश वत्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप दोनों लोगों का स्वागत है। संजय जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा ये सवाल जो अभी आखिरी में हमने छोड़ा है कि एक प्राइवेट कंसल्टेंसी एक फर्म पर अगर सरकारी कार्रवाई होती है तो वहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी क्यों जरूरी थी? क्या ऐसा था जिसको लेकर बीजेपी पूछ रही कि वो हरी फाइल क्या थी? देखिए, वो वहां पर हम लोग का है ना, चुनाव जो ये स्ट्रेटेजी जो है वो हम लोग को तय करता है, रणनीति जिसको बोला जाता है। रणनीति में कहा था, वहां पर मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेके बूथ प्रेसिडेंट से लेके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके तमाम जो कार्यकर्ता, हर सेल जो है उसका नंबर है। उसको अलावा एसआईआर में क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको लिस्ट रहता है तो वहां पर। इसके अलावा चुनाव में कौन कैंडिडेट हो रहा है, नहीं उसको लिस्ट। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से लेके, राफेल चोरी से लेके, बैंक चोरी से लेके, आपको मतलब जो पोस्ट ऑफिस पोस्टल चोरी से लेकर तमाम, मतलब जो कैग में भी रिपोर्ट दिया, रास्ता चोरी से लेके तमाम चोरी करते 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 दूसरे को रणनीति भी चोरी करना चालू कर दिया भारतीय जनता पार्टी। आज आपने तो बोला है कोयला घोटाला, जो कोयला घोटाला क्या कौन मंत्री किसको अंडर में, भारत सरकार के अंडर में पड़ता है और उसको देखभाल का सीआईएसएफ किसको अंडर में पड़ता है, गृह मंत्री को। अब कैटल स्मगलिंग के बारे में बोला, कैटल स्मगलिंग तो बीएसएफ देखता है, बीएसएफ तो बॉर्डर, तो गृह मंत्री जी को अंडर में था। आप उनको जाकर सवाल नहीं कर सकते हैं क्यों, कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब उल्टा घर से की आपने उठते कतवाल के डांटे वाला कहानी कर दे रहा है। अच्छा ये बताइए कितना केस तक एविडेंस दे पाया, कॉन्विक्टेड कर पाया कोर्ट? आप सब तो मेरे बारे में बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी का समय में 10 लाख करोड़ रुपया बैंक से लेकर हो गया, उसको बारे में कुछ किया है? 10 लाख करोड़ 2,500 व्यापारी को, 2,500 व्यापारी को करके उसके बारे में आप कभी पूछा है? आपने पूछा है कि एक पत्रकार को 15 करोड़ रुपए महीने तनख्वाह दिया जाए? कहां का पत्रकार, कैसे पत्रकार है जिसको? ठीक है, आपका समय खत्म हो गया सर। 60 सेकंड का पहला राउंड था, इसके बाद मैं आता हूं। ये देश भर के मुद्दे आप चुनाव में उठाइएगा, लेकिन इस बात का जवाब तो दीजिए कि एक प्राइवेट कंसल्टेंसी के फर्म में आपके सरकार की और आपके पार्टी की रणनीति की फाइल क्या कर रही थी, अगर आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारी सारी चीजें वहां पर थी। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा। रमनीश वत्स साहब, बीजेपी से हमारे साथ, आता हूं सर, आता हूं, इसका जवाब तो लूं। सबको पहले एक बार मौका दे दूं 60 सेकंड का। रमनीश जी, बड़ा गंभीर आरोप है कि आप हमारी रणनीतियों को चुराने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां पर वही सब था। संजय जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई देने वाले आज ये बताएंगे लोकतंत्र के लिए असली खतरा कौन बन चुका है? आज बताइए कि जिस तरह की चीजें आज चलिए, कानून से ऊपर थोड़ी सत्ता का दम कब तक दिखाएगा ममता दीदी? चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला की बात करें, चाहे कोयला घोटाला की बात करें, पशु तस्करी घोटाला की बात करें, नारदा शारदा की बात करें, चाहे आज की बात करें, कब कब ममता दीदी ने नाटक नहीं किया है? आज सड़कों पे नाटक करने के लिए तो उतरी हैं। आप भ्रमजाल बुनने का प्रयास ही तो कर रही हैं। आज सड़क पे उतरी हैं, क्या दिखाना चाहती हैं? आप यदि पाक साफ है ममता दीदी, तो आपको डर काहे का? यदि आपको लगता है कि आप पाक साफ है तो आप केंद्रीय जांच एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। आपको यदि लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है तो आप जांच एजेंसी को स्वागत करिए, बोलिए कि हाँ आ जाओ मेरे घर में, आप जांच करो। लेकिन आप देखिए ममता दीदी नाटक करना शुरू कर देती हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा आरोपी का फोन अपने हाथ में लेना, ये क्या कहलाता है? ये बताइए। डीजीपी पर केंद्रीय एजेंसी को धमकाने के आरोप यह दर्शाता है कि सत्ता खुद जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। हो गया आपका भी 60 सेकंड, लेकिन अब सवाल लीजिए। होता है ना कि मुख्यमंत्री टीएमसी आरोप लगा रही कि आप उनकी पार्टी की रणनीति चुराने आए थे, महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, आपको जानकारी मिल गई कि वहां पर रखी गई, इसीलिए आपने छापे मरवा दिए वहां पे ईडी के जरिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, एसआईआर की धमकी ये दे रहे हैं। एसआईआर नहीं होना चाहिए। सुनिए संजय जी, ये सारा कुछ चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। अब ये सब भ्रमजाल पैदा करना चाहती हैं, जो कि बिहार में भी किया। आप देखिए कि किस तरह से पटखनी इन लोगों को मिली है। आज ये एसआईआर का मामला उठा रही हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। फिर ये बांग्लादेशी घुसपैठी को मामला वो मुद्दा उठा रही हैं, जो कि 2005 में यही नाटक इन्होंने वेल में जाकर के कांग्रेस स्पीकर, लोकसभा स्पीकर के ऊपर फेंक दिया था पेपर।
उस समय नाटक नहीं इन्होंने किया था। आज सिर्फ ममता दीदी के पास एक ही है, वो है नाटक करना, सिर्फ और सिर्फ नाटक करना जानती है। और इनके जितने उसी नाटक की फाइल आप लोग लेने गए थे, नहीं उसी नाटक की फाइल निकलवाने के चक्कर में थे। ये तो आरोप है, वो तो कह रहे कि भाई हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि कोयला घोटाले का पैसा कहाँ जाता है, पेन ड्राइव है, पूरी जो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, आता हूँ सर, आता हूँ। संजय सरकार जी जवाब दीजिए। काम आपके पास कुछ है नहीं, बंगाल का विकास कर नहीं पाए और अब ये नाटक किया जा रहा है सड़कों पर उतरकर। सुनिए ना संजय जी, लोकतंत्र में चौथा समय में बैठ के आप भी तो अन्याय कर रहे हैं। आप उनको 2 मिनट समय देते, हमको 1 मिनट देते, ये भी तो अन्याय नहीं, 1 मिनट सर, वो सबका 60-60 सेकंड का सबका है, अब आपको दे रहे हैं। पहला राउंड 60 सेकंड का होता है, उनको भी दे दिया था, फिर काउंटर हमने सवाल पूछ लिया, अब आपसे सवाल है। एक चीज आपको बोलना चाहता है, अगर कोई केंद्रीय अधिकारी, केंद्रीय जांच एजेंसी अगर कोई पार्टी के लिए डायरेक्ट काम करेंगे, अगर गुंडागर्दी करेंगे, मावाली करेंगे, तो हम उसको बैठा रहेंगे, हम चुपचाप करेंगे क्या? हम जो हाँ कर रहे, तो भारतीय जनता पार्टी का घोटाला, सुनिए ना, घोटाला आपने नहीं किया था। शुभेंदु अधिकारी 2.5 करोड़ रुपया लिया है आरएसएस को आधिकारिक से, सुनिए ना, आरएसएस अधिकारी से लिया, उसके एविडेंस किया क्या? उसके एविडेंस दिया क्या? एविडेंस दिया क्या? आप एविडेंस दिया क्या? आप एविडेंस दिया क्या? नहीं तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? अगर शुभेंदु अधिकारी पर 2.5 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हैं संजय सरकार जी, तो आपकी सरकार अब तक क्या कर रही थी? सुनिए, आप गिरफ्तार करते, किसने मना किया था? ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, बीच में बोल रहे हैं, हम बोल नहीं सर, वो जवाब तो दीजिए ना मुझे। बीच में अगर ऐसा करेंगे तो हम बोलने नहीं देंगे। बोलिए, मेरे पास कमी समय, इसलिए मैं चाहूंगा टू द फैक्ट आ जाए। बोलिए। 2.5 करोड़ रुपया शुभेंदु अधिकारी दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को जो प्रचारक पूर्व मेदिनीपुर, उनसे पैसा लिया, नौकरी देने के नाम पे, टिकट देने के नाम पे, सब कुछ के समीप भट्टाचार्य को लेटर लिखा है, लेटर दिया था। ठीक है, वो बोले एविडेंस दे पाया? कहां तक एविडेंस दे पाया? नहीं, मुझे वो वाला एविडेंस दीजिए जो आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही कि पेन ड्राइव मेरे पास है। अरे इतना पुख्ता सबूत है तो फिर आप जारी कर दीजिए ना सर, जारी कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर बंगाल के अंदर में अगर नर्मदा सरदा का अगर ये क्यों उसके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ क्यों जांच नहीं कर रहा है सीबीआई ईडी? क्यों नहीं कर रहा है? पिछले 5 साल में कितने नेता गिरफ्तार हुए करप्शन के आरोप में? रमनीश जी जवाब, सर समय कम है, रमनीश जी जवाब। रमनीश जी, और चीफ मिनिस्टर द्वारा आरोपी का फोन लेना जांच में सीधा दखल या नैतिक नहीं बल्कि सत्ता का दुरुपयोग है। बोलिए, आपकी बारी है। रमनीश जी, आप ही की बारी है। हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि सीधा डायरेक्ट देखिए, डीजीपी पर ईडी को धमकाने का आरोप बेहद गंभीर है। राज्य पुलिस का इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसी के लिए आप नहीं कर सकते भाई जी। क्या कर रही है ममता दीदी? ये कानून का दुरुपयोग नहीं है। निरीक्षण रिपोर्ट नहीं, आप ये बताइए कि जब जांच एजेंसी जाती है इसी तरह का नाटक ये अपना लगती है? नहीं, इस बात को मानना पड़ेगा। आपने जो घोटाला किया है उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कब तक भागेगा? नहीं, आप लोग तो कह रहे जवाब जनता देगी ना सर, आप लोग कह रहे जनता जवाब देगी। ठीक है सर, माफी के साथ समय खत्म हो चुका है, इतना ही था। आप लोग लड़ने में उसको व्यस्त कर रहे हैं। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बंगाल की लड़ाई अगर टेलीविजन स्क्रीन पर इस तरीके से, तो आप समझिए कि जब चुनाव अनाउंस होगा और रैलियां शुरू होंगी तब पता चलेगा कि बंगाल में जो तपिश है वो किधर इस वक्त जा रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप, इन सब के बीच में सरकारी जो एजेंसियां हैं उनकी एंट्री होती है और उस पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बवाल मच जाता है। तो ये पेशकश आगे भी जारी रहेगी। दूसरी खबर का जिक्र करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।